नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। नौका विहार कविता का अगला अंश। नौका में उठती जल हिलोर, नौका से उठती होगा, यहाँ पर गलत छपा हुआ है। नौका जब चल रही है बच्चों, जब नौका विहार करने के लिए निकले हैं कवि गंगा नदी में, तो नौका जब जो ही चली तो चलने के साथ ही जल हिला, तो जल में हिलोर उठी। हिल पड़ते नभ के ओर छोर। अब देखिए नीचे हिल रहा है जल, और हिलते क्या हैं, आकाश के और छोर, जो किनारे हैं वो हिल रहे हैं। कैसे हिल रहे हैं? क्योंकि आकाश का जो प्रतिबिंब है वो स्वच्छ जल में, नदी में पड़ रहा है, और नदी के अंदर वो आकाश नजर आ रहा है। ऐसे में जो ही जल हिलता है तो जल के भीतर जो प्रतिबिंबित आकाश है वो आकाश के ओर छोर भी, कोने भी हिलने लगते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात लहरों के कारण नाव हिलती है, तो जो सवार है वो कवि को आकाश के हिल जाने का आभास होता है। ठीक वैसे ही संसार में जो चलायमान संसार है, वो चलायमान संसार तो नज़र नहीं आता, लेकिन व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति स्वयं जैसे जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और उससे वृद्धावस्था की तरफ जब चलता है, तब उसे हर चीज़ अब चलती हुई नज़र आती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो आकाश के हिल जाने का जो उसे आभास होता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित माने नेत्र फैलाकर, नैनों को फाड़ कर, आँखों को फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। कौन? कुछ चलने वाले जो तारक दल हैं, आकाश के अंदर सितारों का जो झुंड नज़र आ रहा है, वो जो सितारे हैं वो अपने स्थान पर रहकर मानो आंखें फैलाकर कुछ खोज रहे हैं, यानी अपनी चमक से आकाश के मध्य भाग को वो आलोकित कर रहे हैं और स्थिर रहकर लगातार कुछ ढूंढ रहे हैं। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और प्रकाशित कर रखा है उन्होंने आकाश के हृदय स्थल को। जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। कवि कहते हैं कि जिनके लघु दीपों को चंचल, अब लघु दीप किसे कहा है यहाँ पर? छोटे दीपक, यानी वो जो आकाश में जो सितारे हैं छोटे छोटे, उन सितारों को यहाँ पर कवि ने छोटे दीपक की उपमा दी है कि उन तारे रूपी दीपों को अपने चंचल अंचल, अब चंचल अंचल क्या हुआ? चंचल माने हिलता हुआ, और आंचल यानी उसका साड़ी का जो कपड़ा है, जो साड़ी है गंगा नदी की, वो आंचल, उसकी ओट में क्या हो रहा है कि निरंतर बनने और टूटने वाली जो लहरें हैं वो क्षण क्षण में इधर उधर लुक छिप कर आ जा रही है। यानी आकाश के अंदर जो सितारे हैं उनको जैसे ओट दे रखी है, अविरल माने लगातार। अंचल की ओट की अविरल, वो छोटे छोटे जो दीपक हैं वो चलायमान दिख रहे हैं, चंचल दिख रहे हैं, क्योंकि आकाश में तो वो स्थिर हैं, लेकिन चूंकि उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है गंगा नदी के अंदर, तो जल के अंदर वो हमें बहुत ही हिलते हुए चंचल आंचल की ओट में लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं, और लहरें लुका छिपी खेल रही हैं हर पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, और आकाश में एक तरफ जो बहुत ही चमकीला तारा नजर आता है वो शुक्र तारा होता है बच्चों, बहुत ही बेहद चमकीला। तो जो सामने शुक्र तारे की जो छवि है वो भी प्रतिबिंबित होकर जल में झिलमिला रही है। तैरती परी सी जल में कल, कल माने सुंदर, परी सी उपमा अलंकार, कि वो शुक्र तारे की जो प्रतिछवि है, जो प्रतिबिंब है, वो इस प्रकार से तैर रही है जैसे कोई परी उस जल के अंदर बहुत सुंदर तरीके से क्रीड़ा कर रही हो। रूप हरे कचों में हो ओझल। अब रूप हरे माने सुनहरे जो बाल हैं, कच माने बाल, जो सुनहरे बालों में मानो वो ओझल हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि रात्रि रूपी जो नायिका है ना, उसके सुनहरे बालों से अपने चेहरे को मानो वो ओझल कर रही है। गंगा नदी की झिलमिल धारा में जो शुक्र तारे की जो छवि नजर आ रही है, इसका यूँ लगता है मानो नायिका जो है स्वयं, उसने अपने चेहरे पर सुनहरे बाल डाल रखे हैं। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिरीक मुख। तिरीक कहते हैं बच्चों टेढ़ा, हल्का सा तिरछा, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। मुग्धा सा में भी उपमा अलंकार है बच्चों। मुग्धा जो नायिका होती है, जो स्वयं के सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा मुग्ध रहती है, तो कवि ने यहाँ चंद्रमा को उपमा दी है, मानो वो कोई मुग्धा नायिका है जो किसी नायक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर
तिरछा घूंघट करके और बार बार उसे देखना चाहती है और बार बार उसे देख रही है तिरछे तरीके से। सीधा सामने देखने से तो शायद ला जाती है। तो लहरों के घूंघट से झुक झुक, अब गंगा नदी के अंदर जो लहरें उठ रही हैं तो नायिका जो गंगा है मानो वो अपने उस घूंघट से झुक झुक कर दसवीं का जो चंद्रमा है, बच्चों यहाँ दसवीं का चंद्रमा इसलिए कहा है कि पूर्णमासी का चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है और एकम द्वितीया तृतीया का चंद्रमा बहुत पतला होता है। दसवीं तक पहुँचते पहुँचते आप कल्पना कर सकते हो कि 15 दिनों में जो चंद्रमा गोल होता है उसका तीसरा भाग, यानी वो ना तो पूरा आधा है और ना ही वो पूरा है, वो पौना है। तो ऐसे में जो पौन चंद्रमा है वो दसवीं का जो चंद्रमा है वो अपना तिरछा मुख जो है वो मुग्धा नायिका की भांति रह रह कर दिखला रहा है। यानी गंगा नदी के अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उस चंद्रमा का, जो परछाई पड़ रही है, वो उन लहरों के ओट में, उस लहरों के आंचल में थोड़ी थोड़ी देर बाद में वो चंद्रमा तैरता हुआ सा दिखाई दे जाता है। तो कवि ने यहाँ पर कल्पना की है, बहुत सुंदर यहाँ पर बिंब उपस्थित किया है कि इस समय मानो निशा रूपी नायिका अपने सुनहरे बालों से अपने चेहरे को चंद्रमा रूपी मुख को कुछ तिरछा करके इस प्रकार प्रदर्शित कर रही थी मानो कोई मुग्धा नायिका रुक रुक कर देख रही हो। भाव यह है कि रात्रि में चंद्रमा के प्रवाह में, जो गंगा के जो प्रवाह में चंद्रमा का जो बिंब है वो तिरछा पड़ने से दसवीं के चांद की आकृति का लग रहा था और वह रात्रि रूपी मुग्धा नायिका का टेढ़ा किया हुआ मुख जैसा था। इस काव्यखंड में देखो बच्चों, रात्रि का बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही सुंदर जो चित्रण है वो बिल्कुल छायावादी शैली में किया गया है और यहाँ कवि की कल्पना तो वास्तव में नमन के योग्य है। और यहाँ पर रात्रि को मुग्धा नायिका बताया है और यहाँ कवि चंद्रमा जो झांक रहा है उसको भी मुग्धा नायिका की भांति बताया है। मुग्धा नायिका जो होती है वो लज्जाशील तो होती है, उसको शर्म भी आ रही है और प्रेम रखती है तो देखना भी चाहती है। और इसके अंदर रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और उसमें मानवीकरण अलंकार है और प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण होने से यहाँ संयोग श्रृंगार रस जो है वो विशेष रूप से है और शुद्ध हिंदी के तत्सम शब्दावली का भी इसमें प्रयोग हुआ है। अभी इतना ही।